यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर ईवीएस का जो अभी पेपर हुआ है पेपर 1 उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल कैसा था, इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक लेकर आपके ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको सीडीपी का मिल चुका है। सीडीपी में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, पैटर्न कैसा था, ये सारी चीजें और क्या क्या आंसर्स उन क्वेश्चन के हो सकते थे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो आपने सेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। राइट, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल कॉन्सेप्ट मैपिंग का कार्य क्या होता है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, दूसरा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, अगला पॉइंट है यहाँ पर लैंडस्केप खींचने का कौशल का विकास करना, या फिर पूर्वानुमान और गणना के कौशल का विकास करना। तो जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है वो क्या मदद करती है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने में हमारी मदद करती है। ये किसका काम होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता। ये संयम जो है नॉर्मली अपना वर्क नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। सबसे पहले माता पिता से बात करें और उनको सलाह दें कि आप अपने बच्चे संयम को इस तरीके से ट्रीट करिए। दूसरा है वैकल्पिक और आसानी गृह कार्य दे दिया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है उनकी कठिनाई का, जो संयम है उसकी कठिनाई का पता लगाया जाए और उसे कक्षा में समायोजित करके उससे बात की जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद कर दी जाए, मतलब दूसरा बच्चा उस बच्चे की हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्यों वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें हमें पता करना होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता, एक डिबेट का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोगों के लाभ को बताना चाहती है। यह इस मुद्दे पर पात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बच्चे इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगा हर एक बच्चे को। तीसरा है कि परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर पात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और ऑप्शन नंबर डी है यह पात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगी। ए और डी तो नहीं होंगे, दो ऑप्शन हमारे पास बचते, या तो बी हो सकता था या फिर सी हो सकता था। तो दृष्टिकोण को सराहने में मदद मिलेगी या फिर बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो दृष्टिकोण को सराहने में बच्चों की मदद मिलेगी, बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के बारे में, अल बरूनी जब भारत आए थे, ठीक है, उन्होंने इस तालाबों से रिलेटेड सारी चीजें अपने वहां पर जाकर लिखी भी थी कि किस तरीके से ये चीजें होती है। पर कक्षा 5 में ईवीएस का एक पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद रखा गया। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, क्यों अल बरूनी को कक्षा 5 के एक चैप्टर में रखा गया है। ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, बिल्कुल राइट है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन के रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करने में, रिकॉर्ड करने में मदद करेगा, गलत है, क्योंकि रिकॉर्ड करके नहीं रखना है, बच्चों को सिखाना है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूदा तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा, ठीक है। और यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करेगा। तो ए, सी और डी आपका यहाँ पर राइट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी यहाँ पर गलत है, बाकी सब तो हमारे ठीक है। यहाँ पर आपका बी दे रखा है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया था। ए, सी और डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति में क्या क्या चीजें सहायक होती है, इंटीग्रेटेड नेचर में क्या क्या चीजें आती है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में। दूसरा है सूचना और विवरण को सीखने में बच्चों की मदद करेगी, इंटीग्रेटेड मतलब चीजें, सब चीजें एक दूसरे से मिक्स हो, जुड़ी हुई हो। तीसरा प्रश्न है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में मदद करेगी। पाठ्यचर्या के जो भार है उसको कम करने में, करिकुलम को रिड्यूस करने में, और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करेगी। क्या आंसर यहाँ पर हो सकता था, सबसे पहले तो लर्नर सेंटर्ड बात हो रही है, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी और एक चीज से दूसरी चीज को सीखने में मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएगा, बिल्ड कर पाएगा, बढ़ा पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर आंसर इसका क्या राइट हो सकता था, ऑप्शन नंबर 1।
शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में बच्चों को यहाँ पर मदद मिलेगी। किसके माध्यम से? इंटीग्रेटेड ईवीएस के माध्यम से। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर नहीं है? सबसे पहले समानता के प्रति सरोकार, दूसरा है अवधारणा मानचित्रण, तीसरा है सहयोग, या फिर फोर्थ ऑप्शन हमको यहाँ पर दे रहा है न्याय सरोकार। तो कौन सी चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा ईवीएस में मायने नहीं रखेगी? देखो, कॉन्सेप्ट की यदि बात हो रही है, अवधारणा मानचित्रण की यदि बात हो रही है, तो जब हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो पर्टिकुलर किसी भी एक चीज से रिलेटेड होता है। जैसे ही वो चीज या वो टास्क कंप्लीट होता है, वो कॉन्सेप्ट वहीं पर एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में या फिर ये इतने व्यापक रूप में चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये इसका एक व्यापक संकेतक नहीं है। ओके, आई थिंक आपने यही आंसर यहाँ पर किया होगा, क्योंकि समानता के प्रति सरोकार रखना व्यापक है, कॉर्पोरेशन की भावना व्यापक है, जस्टिस कंसर्न न्याय सरोकार होना ये भी व्यापक है। तो कौन सी चीज नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस तरीके से हम लोग प्रश्न करना एक अच्छी युक्ति, एक अच्छी टैक्टिक मान सकते हैं? सबसे पहला, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या फिर समय को खींचने के लिए कि जल्दी जल्दी ये चीजें अच्छे लंबे समय तक चलती रहे, इसलिए प्रश्न करते रहो। तो क्या चीजें होगी बच्चे? हम लोग को क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जिज्ञासु बना सकते हैं, क्यूरियस बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। राइट। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का प्रयोग किया गया है। इंद्रियों का प्रयोग मतलब वो एक एक्टिविटी भी कर रहा है, सीख भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, सब कुछ एक्टिविटी वो यहाँ पर कर रहा है। तो कौन सा माध्यम यहाँ पर, कौन सा क्रियाकलाप या कौन सा टास्क यहाँ पर ठीक होगा? सबसे पहले उचित एवी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके स्मार्ट कक्षा कक्ष में बच्चों को बिठा दिया गया, मतलब स्मार्ट कक्षा कक्ष का प्रयोग किया गया है। सेकेंड है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का प्रयोग किया गया। तीसरा है कि कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। और ऑप्शन डी है समूह चर्चा को यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया। तो बच्चा सब सारी एक्टिविटी कब करेगा? जब वो कोई फिजिकली वर्क करेगा। फिजिकली वर्क वो कहाँ पर करेगा? क्षेत्र भ्रमण पर, जहाँ पर वो सुनेगा भी, देखेगा भी, करेगा भी, सारी चीजें करेगा। तो हम लोग आंसर बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से बच्चा यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे क्या होगा? शिक्षार्थी को स्वतंत्र बनने में, इंडिपेंडेंट होने में मदद मिलेगी। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाएगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा इन्वायरमेंट को, बच्चों को। ये मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से, मतलब कि वास्तविक दुनिया से जुड़ने में बच्चों को मदद मिलेगी। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, उनको क्या मिलेगा? वास्तविक दुनिया से, रियल लाइफ से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। ठीक है, किसके माध्यम से? समाचार पत्रों में जो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके थ्रू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य से तोरांग का अर्थ होता है जंगल? निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगल को तोरांग बोला जाता है? मिजोरम में, झारखंड में, असम में, या फिर उड़ीसा में? तो झारखंड में बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपका घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, वही वाला आपका दिशा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ से बनाना स्टार्ट कर भी देते हैं अपन लोग। एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। अब हमें दिशा पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। सबसे पहले आप दक्षिण में कितना जाएंगे? 125 मीटर जाएंगे। फिर ठीक आपको निकलना पड़ेगा पूर्व दिशा में। तो ये हमारी पूर्व दिशा है। हम लोग पूर्व दिशा में कितने साइड गए? हम लोग पूर्व दिशा में 100 मीटर चले। राइट, 100 मीटर लंबा सुरंग हम लोगों ने वहां पर टनल को क्रॉस किया। उसके बाद और अंत में आप ठीक उत्तर में, ठीक उत्तर किधर है? ये रहा उत्तर। अंत में ठीक आप उत्तर में गए, कितना गए? 125 मीटर गए। ठीक है, ये आ गया आपका विद्यालय। अब आपसे जो पूछा गया है उस पर आ जाते हैं कि पूछा क्या गया था क्वेश्चन में। आपसे पूछा ये गया था कि वाय पर विद्यालय के सापेक्ष, आप अभी वाय पर खड़े हैं, वाय पर विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कौन सी दिशा में? तो अभी बता दो ये कौन सी दिशा है आपकी? ठीक है, पश्चिम दिशा में। और कितनी दूरी पर है? ये दूरी हमारी 100 है, तो डेफिनेटली ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। तो 100 मीटर पश्चिम दिशा में आपका घर स्थित है, आपके विद्यालय के सापेक्ष। आप चाहते तो डायरेक्टली इस दिशा में जा सकते थे, लेकिन बहुत सारा ट्रैफिक होने की वजह से, व्यस्त राजमार्ग होने की वजह से आपको इतना घूमकर जाना पड़ा। तो
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये इस तरीके से दिशा वाला क्वेश्चन पूछा ही गया था। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से या फिर इंग्लैंड से। तो हमने पढ़ा है आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, इस तरीके से पोयम के थ्रू हमने कौन कहाँ से आया उसको पढ़ा भी था। तो ये कहाँ से आई हुई चीज़ें, ये हमारी सारी दक्षिण अमेरिका से आई हुई चीज़ें। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1। इस पेपर में ऐसा आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हमने पहले एनसीईआरटी के थ्रू या फिर जो हमने वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की थी उसमें नहीं आया हो या फिर नहीं कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूछी गई है और हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं। चलो अगला दिशा वाला क्वेश्चन है। देखो, कोई लड़का नगरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून, देखो नाम तो वही है लेकिन ये थोड़ा जो चेंज इसको कर दिया गया डेटा को, 4 जून को हम लोग निकले थे, राइट। लॉकडाउन में भी हम लोग निकल गए थे ट्रेन से और यह रेलगाड़ी 22:30 पर नगरकोइल से चली और 6 जून को पहुंची, राइट। 6 जून को 4:30 4:30 बजे पहुंची। तो अब देखो 4 जून में जो दिन खत्म होने में 1.5 घंटा बचा है, 1 घंटा 30 मिनट बचे, उसके बाद लग गया 5 जून। 5 जून को पूरा बच्चे ने ट्रेवल किया तो 24 घंटे तो पूरा ट्रेवल किया होगा। फिर 6 जून को वो 4:30 बजे पहुंचा है, हम लोग 12 तो बजा चुके थे, अब 12 से 4:30 घंटे और हमें काउंट करने थे। तो 24, 4, 28 और 1, 29 और आधा घंटा और आधा घंटा, टोटल कितने घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। शायद ऐसे ही आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा। देखो 4 जून से निकले थे तो 4 जून के रात को 22:30 तक, तो 1.5 घंटा बचा है पूरा 24 बजने में, ठीक है। और 24 बजने में 1.5 घंटा बचा है, 5 तारीख हो गई है। 5 तारीख को पूरा बंदा 24 घंटे ट्रैवल किया होगा क्योंकि 5 का कहीं से कहीं तक डेटा नहीं, मतलब पूरा दिन उसने ट्रेन में ट्रैवल किया है। और 6 तारीख की सुबह बच्चा पहुंचता है 4:30 बजे, तो 4:30 घंटे और एक्स्ट्रा चला है, तो ये टोटल कितने घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। 24 घंटे तो ये, 4:30 घंटे ये और 1 घंटा और 30 मिनट अब प्रीवियस 4 जून वाला बच्चा चल चुका था। तो 30 घंटे यहाँ पर अगर बंदा चला कितना है, 1145 किलोमीटर चला है। तो देखो इसको कट करके देख लेते, पॉइंट यहाँ पर लगा देते, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3 और यहाँ पर बचा हुआ है 2 और 0 लगा देंगे तो 3 छंग 18, 38.16 आसपास वैल्यू नहीं थी तो इसका आंसर आपका 38.5 ही होगा। 38.16 किसके आसपास है, 38.5 के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट था। बस यहाँ पर आपको समय ही निकालना था, कैसे निकालेंगे, तो टोटल 30 घंटे बंदा ट्रेन में चला है। अगला प्रश्न देखो, मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना था। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, बिल्कुल राइट है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अपना महत्वपूर्ण ऑन होती है, खुद ही ऑनर होती है उसकी। तो ये गलत है क्योंकि मादा मधुमक्खियाँ प्रमुख होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करें, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की नेतृत्व में, मोहनदास करमचंद गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है उनके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था, सबसे बड़ा संविधान भारत का। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, पौधों के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। यहाँ पर पौधों लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ कथन आपको दिए गए, देखो पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित करना, भंडारण करना और पानी और खनिज को अवशोषित करना। अब इसमें से जड़ों का कार्य कौन सा है, सहारा देने का, ह्यूमस प्रदान करने का, भोजन संचित भंडारित करने का और पानी और खनिज को अवशोषित करने का। जाइलम फाइलम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कौन सा टास्क जो है जड़ों के कार्य के अंदर आता है, तो पौधों को सहारा देना जड़ करती है, भोजन संचित करना भंडारण करना भी करती है और खनिज पानी को अवशोषित करने का कार्य भी करती है। तो ए सी और डी हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, कौन से आंसर में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ए सी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। ह्यूमस प्रदान करना इसका कार्य नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे, भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर कौन संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो मणिपुर नहीं आता है, बाकी सारे आपके केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल उत्पादक है, कौन से राज्य कच्चे तेल उत्पादक हो सकते हैं? गुजरात, तमिलनाडु, विदर्भ और बॉम्बे हाई, बॉम्बे तथा पश्चिम बंगाल तीसरा ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है आपका असम तथा ओडिशा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात और तमिलनाडु हमारे कच्चे तेल के उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि असम है लेकिन असम के साथ ओडिशा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर आपका एक ही बचता है, गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित से पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। हमने एनसीईआरटी में 2 चीजें पढ़ते हैं, एक 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाना और एक 6 गुना अधिक दूरी तक देख पाना। 6 गुना अधिक दूरी में हमारे आ जाते हैं शेर वगैरह, शेर बाघ, और 4 गुना में पक्षी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो वो पेयर कौन सा है, बाज
चील गिद्ध का। ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियों की विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली साड़ी भी कहा जाता है, कि प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में का हिस्सा है या किस राज्य का भाग है? कौन? पोचमपल्ली। तेलंगाना आपका ऑप्शन है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसका ये भाग है? तो ये हमारा तेलंगाना का भाग है, राइट। पोचमपल्ली साड़ी के बारे में हमने देखा भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट है। सारे ही क्वेश्चन इसमें वो ही थे जो हमने पढ़ रखे हैं, इंक्लूडिंग मैप, इंक्लूडिंग योर दिशा एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन और हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन, सब लोग हम कंप्लीट कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह चक्र को चुनिए जिसमें प्रत्येक तत्व में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर या आंवला, पालक और गुड़, किसके अंदर जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और गुड़ में पाया जाता है। टमाटर में नहीं होता है, बंद गोभी में नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंवला, पालक एंड गुड़। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। आई थिंक आप अपना स्कोर भी चेक करते जा रहे होंगे कि कितना स्कोर आपने यहाँ पर किया है आज की क्लास में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। इस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के मटर के बीज हमें प्राप्त होते हैं। तो जॉर्ज मैस्टल किए थे, चार्ल्स डार्विन किए थे, एम एस स्वामीनाथन किए थे या ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट किया गया था? यह एक्सपेरिमेंट करने वाले थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। ये आपका ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 था। देन ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ओके। चलिए, कोई भी यदि आपको डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा है कि आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सेशन हम लोग ऐसा रख लेंगे जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। प्रश्न ये वही है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत व लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऊंचाई पर बनाने का टारगेट लक्ष्य क्या होगा? ताकि बाढ़ का पानी घरों में न घुस पाए। सबसे ज्यादा बाढ़ वर्षा कहाँ पर होती है? असम में होती है, बांस के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट था। अगला प्रश्न आपसे मानचित्र से रिलेटेड पूछा गया था। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के साक्ष्य पर गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा संबंध में आपको बताना था। देखो यहाँ पर ये रहा हमारा दिल्ली, दिखाई दे रहा है इस कलर से, यहाँ पर देख सकते हो ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली के सापेक्ष आपसे पूछा था गांधीनगर का है, तो गुजरात, ये रहा गांधीनगर, राइट। और पटना बिहार की राजधानी, पटना कहाँ है? ये रहा बिहार। तो सबसे पहले हमें किसको देखना था? इसको देखना था, दिशा बना देते, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये ईस्ट, इंग्लिश में आपने किया होगा वेस्ट, नॉर्थ ऊपर और साउथ। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर है? गांधीनगर का है इस दिशा में, यानी कि दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये रहा एक तो दक्षिण पश्चिम और एक ये रहा दक्षिण पश्चिम। आगे देख लेते हैं बिहार कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये रहा दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट में स्थित है, ये रहा आपका दक्षिण पूर्व। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में और इसका आंसर हमने लगाया था ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात यदि हम लोग कर लें, 85 आपकी स्क्रीन पर है। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लास के लिए आप लोग क्या योजना बना सकते हैं? इंटीग्रेटेड बात हो रही है और ये ईवीएस है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध कर लें, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध कर लो, ऐसा कर सकते हैं क्या? तीसरा है, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय को मिला दिया जाए। इंटीग्रेटेड करना मतलब चीज़ों को मिक्स करना। 2 चीज़ें होती है, एकीकृत करना एक होता है और दूसरा होता है हमारा डिफ्रेंशिएट करना, है ना। एकीकृत करना और इंग्लिश में से बोला जाएगा डिफरेंशिएट, मतलब चीज़ों को अलग अलग कर देना, टुकड़ों में बांट देना। अभी हम लोग बोल रहे हैं एकीकृत करना, मिलाना है, तो 2 या 2 से अधिक विषयों को हम लोग मिला सकते हैं। अलग योजनाओं के माध्यम से विषयों को अलग करना, अलग करने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे थे और ये भी प्रबंधन की बात कर रहा था कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक पार्ट में 2 या अधिक विषय के छात्रों को मिला देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों में से एक है। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। चीजें कैसे काम करती है, पदार्थ या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो विषयों में से एक जो हमारे थीम सब थीम होते हैं उनमें से एक क्या है, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट बना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, 1 नंबर आसानी से कवर हो गया। अगला प्रश्न है उपाख्यान अभिलेख, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में नहीं दर्ज करना चाहिए, मतलब क्या चीजें हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर नहीं डालनी चाहिए। यही क्वेश्चन सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग आज के सेशन में लग रहा है, बाकी सब ठीक ठाक थे। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथन को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना और बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। हमसे पूछा गया था कि क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो हम लोग मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियां है उसकी पहचान एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नहीं करते हैं, तो ए को इंक्लूड नहीं करा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और निर्णय वाले कथन को लिखना, फाइनल हम लोग रिजल्ट नहीं बताते, हम लोग बच्चों का डेटा रखते हैं, बच्चों को क्या रुचि है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा कार्य कैसे कर रहा है, बच्चा टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें रखते हैं, न कि हम लोग वहां पर रिजल्ट लिखते हैं। तो ए और बी चीजें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये आपसे बोल रहा है ABC, ये आपसे बोल रहा है ACD, ये आपसे बोल रहा है A और B, और ये आपसे बोल रहा है C और D। तो किस चीज को नहीं दर्ज करना चाहिए, तो हमें इन दोनों को दर्ज नहीं करना चाहिए, बाकी सबको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या एक्टिविटी करवानी चाहिए। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा साफ करने को कहे, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां घर की सफाई करती है, तो आज से लड़के क्लासरूम साफ करेंगे क्योंकि वो घर पर काम नहीं करते हैं। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है। नॉर्मली ऑटो बॉयज चलाते हैं, मैन चलाते हैं, लेकिन माँ, छात्र की माँ ऑटो चालक है, तो एक रियल वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल निकाल कर लाया गया मैम के द्वारा। और तीसरा है रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करें और विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। सबसे अच्छी एक्टिविटी है कि रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाली, कि जो माँ ऑटो चालक है उनको इनवाइट करे, उनकी सराहना करे इस कार्य के लिए, और बच्चों को उनसे लर्न करने को कुछ न कुछ मिलेगा। अगला प्रश्न है, पुनीत अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय बढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने का कहा। पुनीत क्या चाहता है, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्या आंसर आपको यहाँ पर लग रहा है कि जो ठीक हो सकता है? देखो, पहला तो गलत है कि जो अच्छे ड्राइंग कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये मेरे क्लास के बच्चे ये अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है, गलत हो गया। पाचन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना और परीक्षण करना कि आरेख बना सकते हैं कि नहीं, ये भी गलत है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये वाला है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि बच्चे डाइजेशन पाचन प्रक्रिया को लेकर क्या सोचते हैं, ये टीचर को यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, पाचन तंत्र बना से पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यदि यहाँ पर करें, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कौन सी चीजें यहाँ पर सही नहीं है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी होती है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू छात्रों की प्रगति की निगरानी हो जाती है। बच्चों को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। तीसरा है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक 3 माही में इसकी सूचना दी जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्याय को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, कि आप समय समय पर बच्चों का फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन करते रहें। और हमें एक चीज पता है कि योगात्मक मूल्यांकन के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, रचनात्मक मूल्यांकन चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये प्रत्येक 3 माही में इसकी एक रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी। हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक 3 माही में इसकी सूचना दी जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है, रचनात्मक आकलन सीखने में मदद करता है, और समय पर कार्यवाही करने में भी टीचर को हेल्प मिलती है। आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो टोटल 90 क्वेश्चन आज के सेशन में, 30 क्वेश्चन हमारे CDP के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 61 से 90 तक हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए। स्कोर आपका क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके बताइएगा, हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे उसको। ओके, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी पेपर्स अभी हो रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।